क्या पढ़ेंगे? विलियम देखिए विलियम बेंटिक क्या है, ये इसका 1828 से 35 के बीच में इसका रहा शासन। इसके समय में कुछ अच्छा अच्छा काम हुआ। आपको पता होगा कि 1829 ईस्वी में इसी के समय में एक रेगुलेशन, ये यूपीएससी टाइप के एग्जाम में आता है, रेगुलेशन 17, ये एक्ट बनाया गया। इसके अंतर्गत सती पर पाबंदी लगाई गई। पहले ये बंगाल में पाबंदी लगाई गई 1829 में, फिर इसको पूरे भारत में 1830 में लागू किया गया। क्या बताएं कि बाय रेगुलेशन 17 इन 1829 सती प्रथा वाज बैंड इन बंगाल and later this regulation was extended to other parts of India in 1830। हम आपको बताएं कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रेगुलेशन 17 के द्वारा विलियम बेंटिक के समय ही पाबंदी लगाई गई। क्लियर जी? बंगाल में पहले 1829 में, उसके बाद फिर 1830 में पूरे भारत में सती पर पाबंदी लगाई गई। नहीं समझे? तो ये तो हो गया जी, सती पर पाबंदी लगाया गया, एक अच्छा काम किया। इस सती को समाप्त करने की कोशिश की गई थी फ्रेंच के द्वारा भी, पुर्तगीज भी जो था वो भी कुछ कुछ उसको किया था कोशिश, अकबर भी उसको रेगुलेट करने की कोशिश किया था। अकबर नहीं चाहता था किसी का रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो, तो इसीलिए कहा कि बहुत सारा उसमें है हिसाब किताब, तो जो भी है, तो फाइनली 1829 में सती सिस्टम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। हम जिसमें यूपीएससी का इंटरव्यू दिए थे उस समय कोई महिला थी, अब उसका नाम नहीं याद है, जो कि सती हुई थी, पूरा हाईलाइट हुआ था, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। तो जो भी है, तो सोचिए कि हम लोग ये 1829 में बैन किया गया, अभी भी आपके यहाँ ये चल रहा था मामला। तो खैर, तो अब दो और हमारे यहाँ मतलब और प्रॉब्लम था, दो और इसी तरह का एविल या सोशल क्राइम कह सकते हैं। वो क्राइम क्या था? तो इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड हिंदी में इसको कहेंगे बाल कन्या हत्या, और एक चाइल्ड सेक्रीफाइस। चाइल्ड सेक्रीफाइस मतलब नरबली। ये दो चीज भारत में उस समय प्रचलित था। समझे जी? क्या क्या जी बताए? बाल कन्या हत्या और नरबली। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सुनते थे फलाना पुल बना है तो उसमें किसी तरह आदमी को की बलि दी गई है। अब पता नहीं इस तरह का इनह्यूमन काम कैसे लोग करते थे, गॉड नोज। तो जो भी है, ये क्या था, फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या था? ये आमतौर पर राजपूतों में प्रचलित था। क्यों? तो राजपूत को आपको पता है कि लोग अपने शान के लिए मूंछ नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं, ये सब चीज है राजपूतों में। तो अब बेटी ही पैदा होगी तो उसको तो किसी के शादी करना होगा, तो उसमें सर नीचा करना होगा, तो वो तो करना नहीं है, तो ये लोग बेटी को पैदा होते ही मार देता था। इस तरह का कुछ कुछ राजपूत था। झरीजा राजपूत कच्छ और गुजरात क्षेत्र में, उसी तरह बनारस के क्षेत्र में कुछ राजपूत थे जो इस तरह का काम करते थे। तो इसके लिए, और ये जो है चाइल्ड सेक्रीफाइस, ये खास करके बंगाल रीजन में था ज्यादा। कौन रीजन में? तो इसके लिए कानून पहले से था, बस समझे। एक कानून था रेगुलेशन 21, रेगुलेशन 21, ये 1795 में बना था इस चीज के लिए, बाल कन्या हत्या को रोकने के लिए। और एक था रेगुलेशन 3,
ये 1804 में बना था, ये चाइल्ड सैक्रिफाइस को रोकने के लिए, मतलब नर बलि को रोकने के लिए रेगुलेशन 3 था, 1804 में बना था। और बाल कन्या हत्या को रोकने के लिए 1795 में कानून बनाया गया था, रेगुलेशन 21। बात समझे जी। लेकिन इस कानून को सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता था, जिससे ये चल रहा था। तो विलियम बेंटिंक इसको, इन दोनों कानून को स्ट्रिक्टली वो लागू किया और बाल कन्या हत्या और चाइल्ड सैक्रिफाइस को समाप्त किया गया। समझे, ये कानून पहले से था। विलियम बेंटिंक तो 1828 में आया, कानून बताने 1795 में था बाल कन्या हत्या को रोकने के लिए, और चाइल्ड सैक्रिफाइस को रोकने के लिए 1804 में था। तो कानून खाली बना होता, उसका पालन नहीं होता था। ये स्ट्रिक्टली इस कानून को इंप्लीमेंट करके ये दोनों सोशल क्राइम को खत्म किया। कौन? विलियम बेंटिंक। बेटा इसको आप लोग अपने ढंग से लिख लीजिए। चलिए, तो अब क्या है ना कि इसके बाद एक और चीज के टाइम में हुआ, सप्रेशन ऑफ ठगी। समझे, अंग्रेजी में भी ये शब्द अब यूज होने लगा है इसी कारण से। जब ठग मतलब होता था कि लोग, क्या होता था, इसको फंसीगार भी कहते थे। इसको लिख लीजिए, दे वर ऑल्सो नोन एज फंसीगार। ये क्या करता था, आप राह मतलब रोड पर जा रहे हैं, रोड क्या उसमें तो ऐसा थोड़ी था, आदमी भी कम था, तो कहीं आप जा रहे हैं, आपको टांग दिया, आपसे सब छीन छान दिया, तो आपको टांग देता था फांसी की तरह। गमछी रखता था, गमछी में आपको टांग दिया, आपका सब चीज लूट पट लिया, तो फंसीगार इसलिए लोग कहते थे। बात समझे। तो ये एक मीनेस था, मतलब लोगों के लिए खतरा था। तो इसको खत्म किया गया किसके टाइम में? विलियम बेंटिंक के टाइम में। विलियम बेंटिंक के टाइम में। और इसको खत्म करने का श्रेय दिया जाता है कर्नल स्लीमैन। किसको श्रेय दिया जाता है? कर्नल स्लीमैन। बात समझ गए जी। तो विलियम बेंटिंक के टाइम में ये भी खत्म किया गया, ठगी सिस्टम। ठीक है, ठग्स मतलब क्रिमिनल, मैरॉडर, जो भी कह सकते हैं। बेटा दें, ठगी सब समाप्त किया विलियम बेंटिंक। उसको समाप्त करने का श्रेय दिया गया कर्नल स्लीमैन को। स्लीमैन। हो गया। अब देखिए क्या है ना कि इसके समय में एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुआ। अब क्या कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुआ, समझ लीजिए। 1813 में, समझे जी, एक एक्ट आया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपया प्रोवाइड किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। समझे, कितना? भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपया आवंटित किया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वही पैसा कैसे खर्चा किया जाए, समझे। तो विलियम बेंटिंक के टाइम में इसी पर एक विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन सा एजुकेशन, कैसा एजुकेशन शुरू किया गया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी थे, वो भारत में किस तरह की शिक्षा शुरू की जाएगी उसके नाम पर वो 2 पार्ट में बंट गए, ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट। हिंदी में इसको कहेंगे प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। अब ये क्या मतलब हुआ? आपको हम ये बताया कि चार्टर एक्ट 1813 समझे क्या चीज बताया? होता क्या था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक कंपनी थी ना जी,
तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से चार्टर दिया जाता था टू ट्रेड विद द ईस्ट। ये उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता था हर 20 साल पर। ये क्या कहते हैं उसको, एक तरह से फरमान कि आप ही केवल पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हैं, ये फरमान जारी किया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। तो उसी को ये हर 20 साल पर रिन्यू किया जाता था, क्योंकि इसको लंबे समय के लिए भी कर सकता था। तो हर 20 साल पर क्यों रिन्यू किया जाता था, क्योंकि उस दौरान जब रिन्यू होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सब लोग लेता था पैसा। बहुत करप्शन था ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में भी उस समय, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए हर 20 साल पर उसको रिन्यू करता था कि 20 साल आएगा, आप सब पैसा लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी से, तब MP सब तब वहाँ पर रिन्यू करेगा। बात समझ में आ रही है जी। तो चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपया आवंटित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए। अब भारत में किस तरह की शिक्षा शुरू की जाएगी, तो उसी के ऊपर, उसी विषय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी 2 ग्रुप में बंट गए, ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट, मतलब प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। अब प्राच्यवादी का कहना था कि यहां पर शुरू किया जाए जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन है उसको शुरू करना चाहिए, जो भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उसी को भारत में शुरू किया जाए। और जो पाश्चात्यवादी थे उसका कहना था कि फालतू है, यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाई होता, ये कोई पढ़ाई है कि वेद पुराण और महाभारत और गीता पढ़ के क्या करेगा आदमी। तो इन लोग का कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन को शुरू किया जाए, पश्चिमी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए भारत में, ठीक है। तो इस ग्रुप के मेन कौन व्यक्ति थे, तो इसके थे मेन व्यक्ति, इसका नाम आता है जी, लिख लीजिए, हैमन, विल्सन और प्रिंसेप ब्रदर्स। आपको बताया होंगे कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक का अभिलेख पढ़ा गया था। ये आपको लिखाए होंगे, नहीं लिखाए हैं, लिखाएंगे नहीं जी। तो वही प्रिंसेप ब्रदर्स, मतलब 2 भाई था लोग। तो ये दोनों व्यक्ति चाहता था कि भारत में परंपरागत शिक्षा पद्धति शुरू की जाए। ये लोग थोड़ा सा इंडिया के प्रति सिंपैथेटिक था। लोग का मानना था कि भारत की संस्कृति बहुत गौरवशाली रही है, वगैरह वगैरह। ये जो था इसमें था चार्ल्स ट्रेवलियन, और बाद में मैकॉले, ये सब ई वाला ग्रुप में था। इन लोग का कहना था कि भारत का शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, समझे। देखिए जी, आपको बता दें एक चीज और, कि आपको किसी देश का पर कब्जा करना है सही ढंग से, तो आपके को वहां के एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म, तहस-नहस कर देना है। तो भारत के एजुकेशन को तहस-नहस किया, जिस तरह का भी सिस्टम था हमारे यहाँ, और इसी तरह का सिस्टम हम लोग लगभग अपने यहाँ लागू किया जैसा हम लोग क्या था। अब भारत में जो कहा कि फाइनली जीत इसकी हुई पाश्चात्यवादी की, तो भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति को इंग्लिश मीडियम में लागू किया गया, अंग्रेजी माध्यम। उसकी वजह एकदम स्पष्ट थी, वजह कि उसको चाहिए था वो यहाँ के लोगों से सब चीज, यहाँ का जब सारे चीजों का दोहन करेगा तो उसको चाहिए ना यहाँ का आदमी जिससे बात करेगा वो, तो यहाँ उसकी बात कैसे समझेगा। तो उसके लिए उसको चाहिए था अंग्रेजी बोलने वाला कुछ लोग, भारतीय, जो भारतीयों की बात उसको समझा सके और उसकी बात भारतीयों को समझा सके। तो उसी के लिए यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम में वो शिक्षा पद्धति शुरू किया, समझे, आपके शोषण के लिए, आपका शोषण और तेजी से, मतलब आपके रिसोर्सेस को और तेजी से वो एक्सप्लॉइट कर सके, उसके लिए वो ये सब आपके लिए नहीं शुरू किया। आप उसका शिक्षा पढ़ के क्या करेंगे, अब चार्ल्स सेकंड और फर्स्ट यहाँ पढ़ के आपको क्या मिलना था, बात समझ में आ गई जी। तो खैर, तो इस तरह से हम लोग क्या, उसको चाहिए था क्लर्क, उसका काम धाम हिसाब किताब कौन रखेगा, वहां से ढेर पैसा लगेगा, वहां से लाएगा लोगों को, यहाँ पर एम्प्लॉय रखेगा,
तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो आपको अंग्रेजी सिखा दिया बोलना और उसके बाद आपको बहाल कर दिया क्लर्क, 5 टका 10 टका महीना में। कितना में? 10 रुपया महीना, 20 रुपया महीना, इस तरह में आपको बहाल किया। मोर ओवर अब क्या हुआ कि आप अंग्रेजियत हो गया, कि आप अंग्रेज की तरह हो गए, दिखने लगे, पैंट सूट बूट पहन लिए। तो आप एक तरह से इंडियन चेहरा में एक अंग्रेज पैदा किया, वो यहाँ पर अपना समर्थक जो उसका कल्चर के प्रति गुणगान करे और वगैरह वगैरह, अपनी कल्चर को गाली दे। तो इस तरह का लोग तैयार किया। बात समझ में आ गया कि आपका कल्चरल एनिहिलेशन करने के लिए सब किया, कल्चरल सब्जुगेशन। आप अभी भी कोई अंग्रेजी बोलते किसी को सुनते हैं तो बड़ा इंप्रेस होते कि नहीं? अभी कोई आदमी आपसे लड़ाई झगड़ा करे, उस दौरान अगर वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया तो आप तुरंत थोड़ा सा नहीं पढ़ा लिखा। तो ये जो मेंटलिटी आपका अभी तक रहा, ये किस कारण से? इसी के लिए किया था ये सब काम। बात समझे? और बड़े शहरों में खास करके देखिएगा कि घर से निकला कोई आदमी तो लड़की तो घर में बात करे, मैया गए पापा गए, हाँ, और जैसी रोड पर निकली, यू नो ना, आई वॉज गोइंग एट टाइम एंड बीमारी है, पता है कि नहीं? ये बीमारी है, बीमारी। भाषा तो भाषा है, आपकी भाषा सबसे अच्छी है क्योंकि वो आपकी भाषा है, करेक्ट कि नहीं? अब कोई बोला कि वो इडिंग बिडिंग नहीं होता है संथाली, हम सुनाते जी क्यों इडिंग बिडिंग संथाली होता है? संथाली जो है भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा में से है। इडिंग बिडिंग क्यों होगा? वो उसकी भाषा है, आप उसको नहीं समझते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, नहीं जी? अब तमिल को बोल रहा है तो कहीं कुड़कुड़िया है, अरे उसकी भाषा है, वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। कौन? तो अब उसको हम कह दें इसी तरह मजाक उड़ा दे, कुड़कुड़िया है, फलना है, वो भारत की प्राचीनतम भाषा है और उसका जो रिच लिटरेचर है आप उसको अंदाज नहीं लगा सकते। आप लोगों को पढ़ा है ना संगम जी। खैर सुनिए, तो आपके दिमाग पर कंट्रोल करना है, तो दिमाग पर कंट्रोल कैसे होता है? थ्रू शिक्षा। बात समझ गए? अभी बीजेपी आई, पूरे भारत में अपना वीसी, अपना प्रोफेसर बहाल किया, सब आरएसएस से वाला, आरएसएस के आइडियोलॉजी वाला। तब वो क्लास में बच्चों को जैसा बताएगा वैसा बच्चा होगा, वो अपना तरह का सपोर्टर वो बना रहा है। तो उसी तरह अंग्रेज अपना सपोर्टर बनाया जी। यहाँ पर इंडिया में वो इनक्लेव बना दिया जो कि ये अंग्रेज है, इंडियन चेहरा के साथ अंग्रेज। हाँ जी, खैर तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया क्या? हाँ तो खैर, तो आप समझ गए इसको जी, विलियम बेंटिंक। तो इसको अब अगला हम लोग कुछ पढ़ेंगे।